Khammakadi Mitro, this is Puru Januthriya. We was completing class 9th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना। ठीक है, तो पार्ट 1 में अपन ने नील्स बोर के मॉडल तक बात कर ली थी। ठीक है, उसके बाद आज अपन बात करेंगे न्यूट्रॉन और उससे आगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1932 में जेम्स चैडविक ने एक और अपरमाणु कण को खोज निकाला। ठीक है, अभी तक क्या दो ही थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ 1932 में, ठीक है, अभी करीबन 80-90 साल पहले, तो जेम्स चैडविक ने क्या है, एक और अपरमाणु कण मतलब एक और सब पार्टिकल्स जो है वो कौन सा, न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज कर दी जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर है। ठीक है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता इस पर। ठीक है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये जीरो होता है इस पर चार्ज। ठीक है, न्यूट्रल होता है ये, और इसका जो वेट होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, तो जो एटॉमिक वेट निकाला जाता है, एटॉमिक मास निकाला जाता है, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन दोनों के वेट को मिला के निकाला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेट में कोई योगदान नहीं होता है, योगदान होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। अंततः इसका नाम क्या, न्यूट्रॉन पड़ा। ठीक है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन पड़ गया इसलिए इसका नाम। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होता है। भाई हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 1। ठीक है, अगर एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होगा कम से कम, तो इसका वेट कम से कम 2 होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, तो इसमें एक न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रॉन जो है वो नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन में ओनली प्रोटॉन पाया जाता है, इसलिए हाइड्रोजन का वेट जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर भी सेम, और उसका उनमें क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास भी सेम होता है उसका। ठीक है, ये एटॉमिक वेट भी सेम होता है। सामान्यतः न्यूट्रॉन को एन से, स्मॉल एन से दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। हाँ बिल्कुल, अभी अपन ने बात की इस बारे में। ठीक है, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, तो इस बारे में अपन बात करते हैं। परमाणुओं की, एक मिनट, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिसे बोर-बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या था, इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n², ठीक है, एक कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2n² के बराबर से दर्शाया जाता है। जहाँ n क्या होता है, कक्षा की संख्या। ठीक है, n न्यूट्रॉन नहीं होता है, n क्या होता है, कक्षा की संख्या होती है। ठीक है, या ऊर्जा स्तर होता है, कक्षा की संख्या, या कक्षा की संख्या मतलब कक्षा का नंबर। ठीक है, अभी अब इसके बारे में अपन बात की थी ना, देखो ये K1, L2, M3, N4, तो ये वाले नंबर। ठीक है, तो कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पहले कक्ष या K कोष में होगी 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। तो S जो होता है उसमें एक 2 होती है ना। दूसरे कक्ष या L कोष में होगी 2 × 2 की पावर 8 बराबर 8। ठीक है, तीसरे कक्ष या M कोष में होगी कितनी, 2 और 3 की पावर कितनी, 18। चौथे कक्ष में N कोष में कितनी होगी, 2, 4 की पावर 2, 32। ठीक है, तो 1s 1p नहीं होता है ना, तो 1s में कितनी होती है, 2 होती है, फिर 2s और 2p। ठीक है, 2 इसमें, s में, और p में कितने, 6, तो कितने हो गए टोटल, 8। ठीक है, फिर d आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इसमें आगे अपन बात करेंगे कि s में 2 आ सकते हैं, p में 6 आ सकते हैं, d में 10, ठीक है, और f में 14। ठीक है, इस तरीके से रहता है इनका। ठीक है, ये आगे अपन चर्चा करेंगे इस बारे में। तो 2n² मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक कक्ष में हो सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 2 होते हैं, s कक्ष 1s कक्षा 1। ठीक है, जो k कोष होता है, उसके बाद L, M, N एक्सेट्रा आगे जो है। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, लिथियम में कितना होता है, ये बेस, ये हो गया बेस, इसको छोड़ो, 3 न्यूट्रॉन। ठीक है, वो इसी में पाए जाएंगे। पहले कक्ष में 2 बेरिलियम, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, 5, 6, ठीक है, 7 और 8। ये इसका 8 जैसी, 8 अष्टक नंबर होता है। ठीक है, 8 जैसी उसने स्टेज प्राप्त कर ली, इसका मतलब वो क्या है, एक इन्नेट अवस्था में आ गया। ठीक है,
उसके बाद ये आगे इस तरीके से दे रखा है, अलग अलग कक्ष बढ़ते गए और उनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, एक एक नंबर बढ़ रहा है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है, नाम, अगलसीपस, कलर, ठीक है, ये लाइव, बगनो, फनी, इस तरीके से, या फिर जो वो पीरियोडिक टेबल अपन देखेंगे उस टाइम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, अलग अलग ट्रिक के थ्रू समझेंगे, ठीक है। सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जो सबसे बाहरी कोष होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 8, ठीक है। 8 जो है एक ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है वो कि हाँ अब वो संतुष्ट है, सेटिस्फाई है, वो स्टेज होती है इननेट अवस्था, ठीक है। किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते, ठीक है भाई। पहले वाले ये वाला पूरा भर जाएगा, उसके बाद इसमें ये वाला पूरा भर जाएगा, फिर इसमें, फिर इसके बाद इसमें, ऐसे इस तरीके से जाएंगे ना। तो जब तक बाहर वाले कक्ष में नहीं जाएगा जब तक कि अंदर पूरे नहीं भर जाएंगे, ठीक है, उसके बाद ही वो बाहर वाले में जाएगा, ठीक है। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार बढ़ती हैं, बिल्कुल सही बात है, क्रमानुसार भाई, पहले अंदर का भरेंगे उसके बाद ही बाहर का भरेगा। पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना के व्यवस्था चित्र को चित्र 4.4 में दिखा गया है, ठीक है, इस तरीके से दिखाया गया है भाई। एक एक नंबर बढ़ रहा है उनमें, ठीक है, एक एक नंबर बढ़ रहा है। जैसे कि देखो ये प्रोटॉन बीच के तो छोड़ ही दो आप, इससे कोई मतलब नहीं है, बाहर के चक्कर में क्या, एक हीलियम, वो हाइड्रोजन, हीलियम में कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। जब ये 2 कंप्लीट हो गए ना, फिर उसके बाद दूसरा लेयर है, फिर इसमें 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7 और 8, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर अगला चरण आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से, ठीक है। आगे देखते हैं संयोजकता, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं या कोषों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। सबसे बाहरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या जाता है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर संयोजकता कहा जाता है उनकी, ठीक है। बोर स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम कितने 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। यह देखा गया था कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में पूर्ण रूप से 8 इलेक्ट्रॉन है वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते, वो अक्रिय होते हैं, ठीक है, केमिकली सक्रिय नहीं होते, क्योंकि उन्हें 8 मैक्सिमम चाहिए और 8 उनके पास है, तो अब उन्हें जरूरत नहीं है। दूसरे शब्दों में ऐसे तत्वों की संयोजन शक्ति या संयोजकता शून्य होती है, बिल्कुल वो लेने और देने के मूड में ही नहीं होते ना, लेने के लिए उनके पास जगह नहीं है, देने के मूड में हो नहीं, क्योंकि वो अक्रिय हैं, वो एकदम सेटिस्फाई हैं, अपनी फुल फील्ड एकदम स्टेज को प्राप्त कर चुके हैं वो। इन अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 होते हैं, ठीक है, ओनली एक पाया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम, इनमें क्या ओनली पहला कक्ष है, उसके बाद से दूसरा कक्ष स्टार्ट हो जाता है, 1s ओनली हीलियम तक होता है, उसके बाद फिर 2s और 2p, फिर उसके बाद आगे की कक्षा चलती रहती है। और अन्य में 8 होते हैं, बिल्कुल सही बात है, हीलियम के अलावा सभी में 8 होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा सभी में 8 होते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणु की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है, ठीक है। उनका एक मोटिव क्या रहता है कि कैसे भी करके वो उस कक्ष को भर लें, अगर नहीं भरा जा रहा तो खाली कर दें, ठीक है। जैसे लिथियम है, लिथियम में क्या होता है, 8 में से ओनली 1 होता है, तो वो उसको रिलीज कर देगा और Li+ बना लेगा वो, ठीक है। तो वो है, उसने क्या है, देखो 8 तो नहीं प्राप्त किया क्योंकि हीलियम तक 2 ही हैं, ठीक है, लेकिन उसने अक्रिय अवस्था प्राप्त कर ली, इस तरीके से वो अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। अब इसके पास, किसी के पास ऑलरेडी आर्गन है, आर्गन के पास ऑलरेडी 8 है, अब उसे कोई ज़रूरत ही नहीं किसी से रिएक्ट करने की, ना तो उसे अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देने, ना किसी से लेने, 8 से ज़्यादा ले नहीं सकता, और देने नहीं, अगर वो ले लेगा तो फिर से मतलब अनस्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, अभी वो स्टेबल कंडीशन में एकदम, इसलिए वो कोई रिएक्ट नहीं करेगा। उनका एक ही मोटिव रहता है कैसे भी अष्टक पूर्ण किया जाए। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी कक्ष को अष्टक माना जाता है। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्रिया इसीलिए करते हैं कि वो अष्टक प्राप्त कर लें, वो स्टेबल हो जाएं। यह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने, उनको ग्रहण करने या उनका त्याग करने से होते हैं। जैसे लिथियम जो है उसने त्याग कर दिया, ठीक है, कोई ऐसे करते साझा करके करते हैं, ठीक है। परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए
जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण की आवश्यकता होती है वही उस तत्व की संयोजन शक्ति अथवा संयोजकता कहलाती है। ठीक है, संयोजकता का मतलब ये समझ लो आप सीधे हाथ उसके। ठीक है, हम जितने हमारे पास जितने हाथ होंगे हम उतनी चीज़ें पकड़ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 हाथ है तो हम 2 चीज़ों को पकड़ सकते हैं। ऑक्टोपस है उसके 8 होते हैं। ठीक है, तो वो 8 चीज़ों को पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो वो उसकी संयोजकता कहलाती है। या फिर वो कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर सकता है कोई आइटम, वो उसकी संयोजकता कहलाएगी। जैसे कि कोई किसी के पास 4 हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन हो गया। ठीक है, तो कार्बन 4 और 4 और ले लेगा वो कहीं से, तो 8 हो जाएंगे उसके। ठीक है, तो कार्बन इस तरीके से अपनी संयोजकता पूरी कर सकता है, यानी कि वो स्टेबल कंडीशन प्राप्त कर सकता है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? 8। जितने इलेक्ट्रॉन की उसको आवश्यकता है या फिर जितने इलेक्ट्रॉन को उसको निकालने की आवश्यकता है अष्टक को पूर्ण करने के लिए, वो उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में हमने की थी। बिल्कुल सही बात है, पिछले अध्याय में हमने इसके बारे में डिटेल किया था, एकदम डिटेल से समझा था। उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल दी है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम, प्रत्येक के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। भाई एक एक होता है इसलिए ईजिली रिलीज कर देता है। जैसे सोडियम Na+ बना देता है हाल, ठीक है, रिलीज करके। ठीक है, जब भी तो होता है Cl- से मिल जाता है एक एक्स्ट्रा। 7 होते हैं क्लोरीन के पास ऑलरेडी, एक और ले लेता है बाहर से, 8 हो जाते हैं। अब ये एक दूसरे में मिल जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, NaCl बन जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से ये करते हैं। अतः यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं सॉरी, इसलिए उनकी संयोजकता एक कही जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या है? तो Mg2+। ठीक है, एल्यूमिनियम 3 होती है। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में 2 और एल्यूमिनियम के बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इनको रिलीज कर देते हैं, क्योंकि 8 के लिए इनको 5 लेने पड़ेंगे। 5 कहाँ से मिलेंगे, इसलिए खुद के 3 रिलीज कर दो। इसे 6 चाहिए, 6 कहाँ से मिलेंगे, 2 रिलीज कर दो, एकदम फ्री हो जाओ, मज़े करो। उस तरह की कंडीशन हो जाती है। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी संयोजकता 7 हो सकती है, लेकिन 7 थोड़ी रिलीज कर देगा वो। किंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना आसान है। भाई जाहिर सी बात है कि या तो 7 इलेक्ट्रॉन को वो छोड़ दे, ठीक है, रिलीज कर दे, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट कर ले। क्या ज़्यादा आसान है? 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना आसान है, तो इसकी माइनस इसीलिए होती है लेना। अगर किसी से कोई चीज़ लोगे तो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लिया है ना तो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, अब वहाँ से कहीं और जा रहा है तो उस जगह वैकेंट हो जाएगी, वो नेगेटिवली चार्ज की जगह पॉजिटिवली चार्ज रहेगी, क्योंकि नेगेटिव तो वहाँ से निकल के चला गया ना। अतः इसकी संयोजकता अष्टक में से 7 घटाकर प्राप्त की जा सकती है और इस तरह फ्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन भी इसी प्रकार किया जाता है। भाई ऑक्सीजन के 6 होते हैं, वो 6 को छोड़ेगा, उससे बढ़िया 2 को ले लेगा ना, तो O2- हो जाएगा। ठीक है, इस परिकलन से ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी? तो 2 होगी। अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है। सही बात है, संयोजन शक्ति मतलब संयोजकता, जितने इलेक्ट्रॉन का वो आदान प्रदान कर सकता है, जितने ले सकता है या जितने दे सकता है, जिसे संयोजकता कहते हैं। पहले 18 तत्वों की संयोजकता सारणी 4.1 के अंतिम स्तंभ में दी गई है। ठीक है, तो पहले अपन सारणी देख लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, इसका प्रतीक क्या होता है? H, परमाणु संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या 0, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। इलेक्ट्रॉन का वितरण k एलिमेंट की वजह ओनली k में होता है 1। ठीक है, 1s। संयोजकता कितनी होती है? 1। हीलियम He, परमाणु संख्या कितनी होती है इसकी? 2, प्रोटॉन की संख्या 2, न्यूट्रॉन की संख्या 2, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। ठीक है, इसका वेट क्या रहेगा? 4। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वितरण k में रहता है ओनली 2। ठीक है, बाकी के खाली रहते हैं। संयोजकता 0 होती है क्योंकि इसको और इलेक्ट्रॉन ना लेने की जरूरत है ना देने की जरूरत है, इसलिए इसकी संयोजकता 0 फ्री है ये। ठीक है, लिथियम Li, परमाणु की संख्या 3 होती है, इसमें प्रोटॉन 3, न्यूट्रॉन की संख्या 4। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 3। ठीक है, वितरण होता है
के में 2, एल में 1, ठीक है, संयोजकता होगी 1। बेरिलियम Be परमाणु संख्या 4, प्रोटॉन की संख्या 4, और हाँ जितना प्रोटॉन परमाणु संख्या होगी उतनी उसमें प्रोटॉन की संख्या होगी, ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या वेरी कर सकती है लेकिन प्रोटॉन की संख्या वेरी नहीं करेगी। परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन की संख्या, ये समझ लो आप, ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या 5, इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम रहेगी, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन रहेगा अगर वो न्यूट्रल है तो, ठीक है। के में 2, एल में 2, संयोजकता 2 हो गई, ठीक है। इस तरीके से आप देख लेना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब बोरिंग हो जा रहा है ये, डायरेक्टली बस रीड करना है आपको, ठीक है। इनके नंबर दे रखे, बोरॉन का बी हो गया, कार्बन का सी हो गया, नाइट्रोजन का एन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। इनके परमाणु क्रमांक दे रखे, प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इनकी संयोजकता किस किस कक्ष में, के में कितने, एल में, एम में, एन में, एक्सेट्रा, ठीक है, ये इनका दे रखा है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के इतना ही, आगे की